हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक टू स्टडी पाठशाला। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस। कब से कब तक? 1885 से लेके 1950 तक। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी, जो आज तक आपकी चल रही है। और कौन संभाल रहे हैं? आपके फेवरेट राहुल गांधी जी। उनके द्वारा जो आज भी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस संभाली जा रही है वो 1885 से चलती आ रही है। अब वो कांग्रेस बनी क्यों थी और कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट सेशंस थे और उनमें क्या क्या डिस्कस हुआ था, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहले बात करते हैं कि वो सेशन इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी क्यों थी या उसको बनाने की नौबत क्यों आई। नौबत आई जब 1600 में आपके ब्रिटिशर्स आए। 1600 में जब ब्रिटिशर्स आए, वो आए तो एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ट्रेडिंग कंपनी के रूप में थे। बट फिर क्या हुआ, बाद में कैसे उन्होंने अपनी ट्रेड को, कैसे उन्होंने अपनी कंपनी को एस्टैब्लिश करके पूरे इंडिया का कंट्रोल लिया, कैसे उन्होंने किया, वो आपका सब कुछ डिस्कस होता है। वो जब हुआ उसके बाद क्या हुआ, म्यूटिनी हुई। 1857 में आपकी म्यूटिनी हुई। कैसे कैसे उन्होंने पहले तो वो एक्वायर की, एडमिनिस्ट्रेशन पावर एक्वायर की, कोई डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के थ्रू एक्वायर की, कोई क्या कहते हैं उसे, कोई परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू हरास किया। मतलब ऐसे बहुत सारे उन्होंने स्टेप्स लिए इंडियंस को हरास करने के लिए। और फिर क्या हुआ, फिर हुई आपकी 1857 की म्यूटिनी। 1857 में जब म्यूटिनी होती है उसके बाद आपका जो इंडिया है वो डायरेक्ट इसके अंडर में आ जाता है, ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही अबॉलिश कर दिया जाता है। पहले तो वो एक कंपनी थी, बाद में क्या हुआ, बाद में जो था डायरेक्ट कंट्रोल किसका था, ब्रिटिशर्स का। मतलब उसके बाद क्या होगा, वॉइस रॉय होगा कंट्री में, हमारी कंट्री में, इंडिया में ब्रिटिश वॉइस रॉय होगा, उनकी काउंसिल होगी जिसमें ब्रिटिशर्स होंगे। वो मैनेज करेंगे किसको, हमारे अफेयर्स को। हमारे इंडिया के अफेयर्स को कौन मैनेज कर रहा था, ब्रिटिशर्स जो थे वो मैनेज कर रहे थे। अब बात आती है जो, अब आप पढ़ोगे लिखोगे, जैसे जैसे आप बड़े होते जाओगे आपको थोड़े बहुत क्वेश्चंस तो आएंगे ना कि यार हम क्यों नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी कंट्री को कोई और कैसे चला सकता है। ऊपर से हम हमसे पूछ ही नहीं रहे हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, हमें क्यों नहीं पूछ रहे हैं, हमें क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं। सेम क्वेश्चंस आए आपके कुछ एलीट क्लासेस के मन में, कुछ एजुकेटेड एलीट क्लासेस के मन में, जो कि आपके बाहर जाके पढ़ रहे थे, फ्रीडम को रिक्वायर कर रहे थे, जो मतलब बाहर जाके पढ़ रहे हैं ना, उनको पता है कि क्या चेंजेस है, क्या कुछ है, कैसे जो लोग हैं वो फ्रीली जी रहे हैं, जिन पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, या जो कुछ भी है, जो खुद ही अपनी जो क्लास है, अपना जो स्टेट है उसको रन कर रहे हैं। वो वापस आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ तो इंडियंस है, इंडियंस पे कौन रूल कर रहा है, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं। और ब्रिटिशर्स कैसे, जो इंडियंस का एक भी पॉइंट एज ए से नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो उन्हीं एलीट क्लासेस के मन में आया कि यार नहीं, हमें क्या चाहिए, अपनी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, हमें क्या चाहिए, इनके जो काउंसिल है वहाँ पे हमें भी सीट्स चाहिए, हमें भी क्या करना है, अपनी कंट्री को रन करने में योगदान देना है, या कैसे रन करनी है वो हम बताएंगे, ये लोग नहीं हमें बताएंगे कि कैसे रन करनी है। ठीक है, आ गया। अब बनाने लग गए वो लोग, बनाने में सपोर्ट किया A.O. ह्यूम ने। अब नाम तो ब्रिटिशर्स है, अब ब्रिटिश क्यों सपोर्ट करेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस को। वो सपोर्ट इसलिए किया गया था कि A.O. ह्यूम को लगता था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बन रही है वो एज एन मीडिएटर काम करेगी, एज एन सेफ्टी वेल्फ काम करेगी। क्यों, वो चाहते थे कि दोबारा से जो ये प्रोटेस्ट है ये ना हो, जैसे 1857 में हुआ, दोबारा वो प्रोटेस्ट ना हो, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो पीसफुल वे में जो है वो अपनी डिमांड्स रखे। हम तो वैसे भी नहीं मानने वाले, बस रखते रहें, प्रेज करें, पिटिशंस डालें, प्रेस के थ्रू करें, जो मर्जी करें, हम तो नहीं मानने वाले। पर एटलीस्ट प्रोटेस्ट से बच जाएंगे, हमें पता होगा कि क्या चल रहा है, हम ऑलरेडी जो है वो प्रिपेयर रहेंगे। ये सारा हो गया इनका, A.O. ह्यूम का जो माइंड में चल रहा था। उन्होंने सपोर्ट कर दी इंडियन नेशनल कांग्रेस को। बट उनको थोड़ी पता था कि उन्हीं के राज को क्या है, ये लोग चैलेंज करने वाले हैं। अब ये लोग इतने पढ़े लिखे लोग, ये ऐसे थोड़ी चुप बैठेंगे। चलो ठीक है, इन्होंने बना दी। 1885 में आपकी कांग्रेस भी बन गई। अब कांग्रेस में क्या होता था, हर एक जो ये सेशंस है, हर साल जो है सेशन बैठक बैठा करती थी। क्योंकि लोग कहाँ के थे, दूर दूर के, दूर दूर हर एक लोकेशन के जो थे, अलग अलग लोकेशन के लोग थे। और वो क्या करते थे, एक पर्टिकुलर लोकेशन सिलेक्ट करते थे जहाँ पे साल में एक बारी मिलते थे। उसे कहा जाता था इंडियन नेशनल कांग्रेस के ईयरली सेशंस या एनुअल सेशंस हुआ करते थे। अब उन सेशंस के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो एंड तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इन इंपॉर्टेंट से बहुत बार क्वेश्चंस बने हैं, बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो लेट्स सी। हमारा जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो हमारा हुआ था बॉम्बे में, और उसको प्रिसाइड कर रहे थे आपके WC बनर्जी। WC बनर्जी जो थे 1885 में बॉम्बे में आपका फर्स्ट जो
सेशन हुआ था उसको चेयर कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपसे एक तो ये पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई, या ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ, या ये पूछा जा सकता है कि आपका फर्स्ट सेशन किसने रन किया या किसने प्रिसाइड किया था। तो वो आपके थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, और फर्स्ट सेशन हुआ था आपके बॉम्बे में, और कब हुआ था 1885 में। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ही बात करेंगे, मतलब जो आपके इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे। तो उसके बाद आपका हुआ था 1887 में जो इम्पोर्टेंट सेशन है। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये आपका हुआ था मद्रास में। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इस टाइम पे फर्स्ट एज मुस्लिम जो थे वो इसको प्रिसाइड कर रहे थे, वो एज इन इसके प्रेसिडेंट जो है इसको चेयर कर रहे थे। कौन? सईद बदरुद्दीन त्याबजी। सईद बदरुद्दीन त्याबजी जो थे वो इसको प्रिसाइड कर रहे थे। कहाँ पे? मद्रास में। और ये फर्स्ट मुस्लिम थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड किया था एज एन प्रेसिडेंट। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि ये जो था ना, ये कांग्रेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप माना गया है। उन्होंने इनको एज एन प्रेसिडेंट इलेक्ट करके उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि जो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो सिर्फ और सिर्फ जो हिंदूज़ की पार्टी नहीं है या हिंदूज़ की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो पूरी यूनाइटेड इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। वो उसमें सारे हैं, मुस्लिम्स है, इंग्लिश है, इंडियंस है, और आपके ये सिख हैं, अदर रिलीजन ऑल्सो, क्रिश्चियन, ये वो सब है। मतलब ये एक यूनाइटेड है। ये एक तरह से तमाचा समझ लो कि जो ब्रिटिशर्स का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी उस पर एक घंघोर तमाचा था, जिस वजह से जो आपके ये वाले सेशन है 1887 वाला मद्रास में हुआ था बदरुद्दीन त्याबजी के करके, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो आपके फर्स्ट मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका 1888 में। नेक्स्ट जो इससे सेशन हुआ था वो हुआ था आपका इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जब ये सेशन हुआ तो उसको प्रिसाइड कर रहे थे आपके जॉर्ज यूल। जो जॉर्ज यूल थे वो फर्स्ट ब्रिटिशर थे या फर्स्ट इंग्लिश मैन थे जो आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो थे प्रेसिडेंट बने थे, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो ना, हिंदू भी बन गया, मुस्लिम भी बन गया, साथ ही साथ में इंग्लिश जो थे वो भी इसको प्रिसाइड कर रहे थे। मतलब जो ये ऑर्गेनाइजेशन थी एक तरह से सबकी आवाज़ बनी, एक यूनाइटेड जो थी ये इस रूप में शुरू हुई थी कि हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कहाँ पे? काउंसिल में, ब्रिटिश काउंसिल में जो इंडिया को रन कर रहा है वहाँ पे हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो आपके जॉर्ज यूल जो थे वो इलाहाबाद में बनते हैं 1888 में, जिस वजह से ये वाला भी जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 1905, 1906 एंड 1907 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशंस। क्यों? इस टाइम पे क्या हुआ था, 1905 में बंगाल पार्टीशन अनाउंस कर दी गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अब बंगाल पार्टीशन अनाउंस कर दी, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो अभी ताज़ी ताज़ी बनी है, तो वो तो नहीं चुप बैठने वाले। उन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस कर दिया। स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस कर दिया मतलब कि बाहर की जो चीज़ें हैं उनको बॉयकॉट करो, अपना बनाओ, अपना खाओ, वैसे टाइप वाला स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया। अब स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया, उसके बाद क्या हुआ था कि और भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए, वो हम आगे बात करेंगे। तो पहले अगर हम देखते हैं 1905 में जब लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल पार्टीशन अनाउंस की गई थी, वो सेशन हुआ था आपका बनारस में, और वो अनाउंस किया गया, वो प्रिसाइड किया गया था किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले वही थे जिनको महात्मा गांधी भी जो है वो अपने गुरु माना करते थे। तो ये आपके हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी, उन्होंने प्रिसाइड किया था 1905 पे बनारस का सेशन। उस टाइम पे स्वदेशी मूवमेंट जो है वो अनाउंस किया गया था। नेक्स्ट सेशन हुआ था 1906 में, वो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो कैलकाटा में हुआ था और दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रिसाइड किया गया था। वो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि उस टाइम पे जो थे 4 रेजोल्यूशन लिए गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। 4 रेजोल्यूशन लिए गए थे। कौन कौन से? नेशनल एजुकेशन, क्योंकि उस टाइम पे वर्नाकुलर एक्ट ये वो सब चल रहा था, तो आपके नेशनल एजुकेशन वाला। दूसरा था आपका स्वदेशी, सेकंड था आपका बॉयकॉट, और सबसे इम्पॉर्टेंट था स्वराज। देखो स्वराज की बात की गई है, सेल्फ रूल की। कंप्लीट स्वराज की बात अभी भी नहीं की गई है, स्वराज की बात की गई थी, और वो आपका शुरू हुआ। वो आपका जो अनाउंस किया गया था, वो आपका रेजोल्यूशन कब लिया गया था? 1906 में कैलकाटा में। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी जब प्रिसाइड कर रहे थे। तो अगर हम नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या होता है, अगले ही साल 1906 में सूरत में सेशन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सेशन सबसे ज़्यादा फेमस सेशन माना गया है। क्यों माना गया है अभी हम बताते हैं। और वो आपका प्रिसाइड किया गया था, या प्रेसिडेंट उसमें थे रास बिहारी घोष। रास बिहारी घोष जी द्वारा जो है वो सूरत का जो सेशन था 1906-07 में, वो आपका प्रिसाइड किया गया था। क्या चल रहा है बैकग्राउंड में? पार्टीशन हो गई, उसके बाद क्या हो गया? स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस कर दिया। स्वदेशी हो गया तो दंगे बहुत ज़्यादा हो गए, अरेस्ट बहुत ज़्यादा हो गए।
अब क्या हुआ, सूरत में क्या हो गया, एक तो कांग्रेस जो थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। किस किस में? एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट्स में। एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो चाहते थे कि नहीं, इन पे नहीं भरोसा, ब्रिटिशर्स पे कोई भरोसा नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो डायरेक्ट प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत हो गई प्रेयर्स, बहुत हो गई पिटिशंस, अब क्या होगा, प्रोटेस्ट होगा। मॉडरेट्स चाहते थे कि नहीं नहीं, रुको रुको, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, रिफॉर्म्स आ रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, कुछ तो नया लाएंगे, थोड़ी रिप्रेजेंटेशन तो देंगे। कुछ नहीं मिलता था, बट वो क्या थे, वो इस उम्मीद में थे कि नहीं यार कुछ तो मिलेगा। तो वहाँ क्या हो गया, वहाँ पे आपके जो है एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो थे वो आपस में लड़ गए। वो हो गया कि नहीं नहीं, आप लोग तो वेट करते रहो, आप लोग तो ब्रिटिशर्स को क्या है, प्रे करते रहो, पिटिशंस डालते रहो कि थोड़े रिफॉर्म्स आएंगे, थोड़े रिफॉर्म्स आएंगे, बट कोई रिफॉर्म्स नहीं आते थे। और उस टाइम पे जो है इन दोनों की फाइट हो गई। ब्रिटिशर्स तो चाहते ही थे कि डिवाइड एंड रूल, अब उन्होंने मुस्लिम हिंदू को तो डिवाइड नहीं कर पाए, तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को ही हाफ डिवाइड कर दिया। उसमें जो है आपके एक्सट्रीमिस्ट में आगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरबिंदो घोष, ये हो गए आपके एक साइड पे, और दूसरी साइड पे आगे आपके दादा भाई नौरोजी, एस.एन. बनर्जी, बदरुद्दीन त्याबजी और फिरोज शाह। ये जो थे आपके, ये डिवाइड हो गए। जो मॉडरेट्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया, या मॉडरेट्स है वो अलग हो गए, और जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। क्यों? पहले तो वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एक अम्ब्रेला थी उसके अंडर में वो लोग सब बचे हुए थे, बट जब वो अम्ब्रेला ब्रेक हुई तो ब्रिटिशर्स ने क्या देखा कि एक्सट्रीमिस्ट को उठाओ और जेल में डाल दो, क्योंकि ये लोग तो क्या है, ये तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इनको तो उठा के जेल में डाल दो। बचे कौन? एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स। वो क्या कर रहे थे, वो रिफॉर्म्स का वेट करते करते आगे बढ़ते गए। तो इसलिए जो है ये वाला जो सेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे स्प्लिट हुई थी, इसे सूरत स्प्लिट के नाम से भी जाना जाता है। और ये कब हुई थी? 1907 में। कौन चेयर कर रहे थे? आपके रास बिहारी घोष साहब। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, तो नेक्स्ट जो हुआ था वो आपका हुआ था इम्पॉर्टेंट 1916 में। उस टाइम पे आपके गांधी जी जो थे वो इंडिया में आ चुके थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। तो अगर हम बात करते हैं 1916 में नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हुआ था, वो हुआ था आपका लखनऊ में, और वो चेयर किया गया था सी मजूमदार जी द्वारा। अब ये बात आती है कि ये वाला क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये वाला इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लखनऊ में जो था एक लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था। अब लखनऊ पैक्ट क्यों साइन किया गया और किसके बीच में साइन किया गया? पहले तो था कि जो कांग्रेस है वो क्या है, एक यूनाइटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है, बट उनसे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि जो मुस्लिम्स अपनी अलग से पार्टी बना रहे थे उसको उन्होंने एक रिकॉग्नाइजेशन दे दी, और वो दी गई थी लखनऊ पैक्ट के थ्रू। उस टाइम पे एक पैक्ट साइन हुआ जिसमें एक यूनाइटेड ली एक प्रोटेस्ट करने की बात की गई थी, और वो साइन किया गया था किस किस के बीच में? इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में, और साथ ही कौन से? मुस्लिम लीग के बीच में। पर इस पैक्ट से यूनाइटेड तो मिली, एक दो प्रोटेस्ट जो हुआ उसमें आपको यूनिटी मिली, बट उसके बाद क्या हुआ था, उस एक सिंगल साइन की वजह से, एक सिंगल पैक्ट की वजह से आपने मुस्लिम लीग को जो थी वो अपनी रिकॉग्निशन दे दी थी। मुस्लिम लीग को जो था वो रिकॉग्नाइज कर दिया था कि अच्छा ये वाली भी एक अलग से पार्टी है, मुस्लिम्स की अलग से पार्टी है। ऑल दो जो कांग्रेस थी वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू की पार्टी नहीं थी, बल्कि वो किसकी थी? पूरी इंडियंस की पार्टी थी। पर जो मुस्लिम पार्टी थी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी थी? मुस्लिम्स की थी। तो इसलिए ये वाला सेशन भी जो है लखनऊ पैक्ट साइन किया गया था, इसलिए ये वाला सेशन भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला अगर हम देखते हैं तो वो आता है आपका 1917 में, और वो आपका कैलकाटा में साइन किया जाता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि फर्स्ट वीमेन, अभी तक हमने कितने देखे? सिर्फ मेल देखे। कौन कौन से आपने सबसे पहले देखे? W.C. बनर्जी, उसके बाद देखे आपने क्या नाम था उनका, सईद बदरुद्दीन त्याबजी, देन आपके जॉर्ज यूल एंड सो ऑन, वैसे वैसे करके, पर हमने सब मेल देखे। ये आपकी जो थी एनी बेसेंट, दिस शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू प्रिसाइड एज प्रेजिडेंट ओवर कैलकाटा सेशन। कैलकाटा में जो सेशन हुआ था उसमें फर्स्ट विमेन थी, या कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की फर्स्ट विमेन थी जो एज एन प्रेसिडेंट जो थी चेयर कर रही थी एक सेशन को, और वो सेशन हुआ था आपका 1917 में। तो उस टाइम पे एनी बेसेंट जो थी वो आपकी चेयर कर रही थी। वो थी कौन? वो एक्चुअली इंडिया आई तो थी एज एन फ्रीडम के लिए, मतलब उन्होंने वहाँ पे क्या इस्टेब्लिश किया था, इंडिया में आके होम रूल लीग इस्टेब्लिश किया था मतलब लाला लाजपत राय के साथ मिलकर बहुत सारी जगह पे उन्होंने होम रूल लीग जो है वो शुरू किया था। ऑल्दो वो उनकी जो थी उनका ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, उनका मूवमेंट नहीं था, बट यहाँ पे इंडिया में जो है वो इसको हैंडल कर रही थी। तो ये चेयर करती हैं कैलकाटा सेशन को 1917 में। फिर 1919 में होता है आपका अमृतसर सेशन। अच्छा अब ये बात बताओ, अमृतसर ही क्यों जगह चुनी इन्होंने?
ऑल्दो बाकी सारी जगह तो चलो ठीक है कि कैलकटा हो गई, बनारस हो गया, ये वो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ रीज़न होगा, बट 1919 का रीज़न तो बहुत विजिबल है। रीज़न था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था? 1919 में हुआ था। और कब हुआ था? अमृतसर में ही हुआ था और 1919 में हुआ था। फिर वहाँ पे सेशन होता है जिसमें चेयर करते हैं मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू चेयर करते हैं आपके अमृतसर सेशन को, जो कहाँ होता है 1919 में। अच्छा, आप थोड़ी सी बात जलियांवाला बाग की भी कर ही लेते हैं। जलियांवाला बाग क्यों हुआ था? जलियांवाला बाग हुआ था कि एक तरह से क्या था, रॉलेट एक्ट जो था वो पास किया गया था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना किसी रीज़न दिए, बिना किसी वजह के आप अरेस्ट कर सकते थे, और वो भी विदाउट रीज़न देना। कोई ट्रायल नहीं होगा, कोई रीज़न नहीं देना पड़ेगा, बस अरेस्ट किया, और वो भी अनलिमिटेड पीरियड के लिए 2 साल तक। 2 साल तक जो था वो अरेस्ट करके रख सकते थे। कोई किसी को कुछ नहीं बताना कि क्यों अरेस्ट किया, क्या है, कोई बंधुआ, कोई वो नहीं था, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं थी ब्रिटिशर्स पे, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे प्रिवेंटिव डिटेंशन के रूप में। तो वैसे ही उन्होंने क्या किया था, रॉलेट एक्ट जो था वो पास किया था। तो रॉलेट एक्ट जब पास किया तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। तो 1919 के मॉडल चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए। मॉडल चैम्सफोर्ड जब रिफॉर्म आए तो उसके मॉन्टेग चैम्सफोर्ड जब रिफॉर्म आए, मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए, उसके बाद क्या हुआ था, एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था। कहाँ पे? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था, बट जनरल डायर जो थे उनके बोलने पे उस पीसफुल प्रोटेस्ट में फायर खुलवा दी गई और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। इस वजह से जो है वहाँ पे ये इंसिडेंस हुआ था, और इसका नाम क्या माना जाता है? जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ये आपका उसके बाद जो है वहाँ पे सेशन हुआ था, 1919 में सेशन हुआ था अमृतसर में, और वो किसके द्वारा चेयर किया गया था? मोतीलाल नेहरू द्वारा चेयर किया गया था। नेक्स्ट जो मेन इम्पॉर्टेंट आता है वो आता है आपका 1924 का। क्यों? बेलगाम में हुआ था, और ये इकलौता एक ऐसा सेशन था जिसमें MK गांधी जी ने आपके चेयर किया था। अब इन्होंने सिर्फ एक ही सेशन क्यों किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी माने जाते हैं इसमें इंडिपेंडेंस में। अब क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने सिर्फ एक ही क्यों चेयर किया? कांग्रेस ऑलरेडी डिवाइडेड थी, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट्स, ये वो। गांधी जो थे वो चाहते थे कि पीस बना रहे, इनके साथ भी बातचीत रहे, इनके साथ भी बातचीत रहे। वो मेनली प्रेफर करते थे कि बैक एंड पे ही काम करना। वो और जो लीडर्स बनते थे उनको सपोर्ट किया करते थे, और जो इलेक्ट होते थे, नॉमिनेट होते थे, उनको सपोर्ट किया करते थे, बट खुद वो प्रेफर नहीं करते थे कि मैं एज अ प्रेसिडेंट बनूं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ना तो एक्सट्रीमिस्ट्स के साथ बिगड़े, ना मॉडरेट्स के साथ बिगड़े, और ना ही ब्रिटिशर्स के साथ, क्योंकि वहीं तो डील करना है। तो कह सकते हैं ये उनका थोड़ा दिमाग ज़्यादा तेज़ था, और उन्होंने सिर्फ एक ही सेशन जो था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो चेयर किया था, और वो किया था उन्होंने 1924 में बेलगाम में, और ये किसने चेयर किया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट आता है आपका 1925 का कानपुर सेशन, और ये चेयर किया जाता है सरोजनी नायडू द्वारा, फर्स्ट इंडियन वीमेन। अभी हमने बात की थी एनी बेसेंट की, जो कि फर्स्ट वीमेन थी, बट ये कौन थी? ये आपकी इंडियन ओरिजिन वीमेन थी, मतलब इंडिया की ही अपनी वीमेन कह सकते हैं। इंडियन वीमेन जो है वो है। एक ऐसा क्वेश्चन अभी बना है लेटेस्ट ही, मतलब आप समझो कि 2022 आई थिंक, उसमें यूपीएससी में आपका ये PYQ पूछा गया था कि फर्स्ट, उसमें एक स्टेटमेंट दी गई थी कि फर्स्ट वुमेन टू बी अ प्रेजिडेंट ऑफ INC इज सरोजनी नायडू, वो सरोजनी नायडू, बट वो स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट होती है। बताओ क्यों? क्योंकि पॉइंट है विमेन। विमेन कौन थी? एनी बेसेंट, बट आपकी इंडियन विमेन कौन थी? इंडियन विमेन थी आपकी सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट कब बनी थी? 1917 में, और सरोजनी नायडू बनी है आपकी 1925 में, जिस वजह से ये वाला जो सेशन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट सेशन आपका 1929 का लाहौर सेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट माना गया है, और उसको चेयर किया जाता था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अब वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? जब ये INC बनी थी ना, तो मेन पॉइंट था कि अच्छा हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए। धीरे धीरे डिमांड बढ़ी कि हमें क्या चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, हमें सेल्फ रूल चाहिए। आप ब्रिटिश क्राउन रखो, मतलब आप एक हेड रखो, बट काउंसिल जो होगी वो एक इंडियन काउंसिल होगी, हमें अपना रूल चाहिए। फिर बात आती है कि इनका क्राउन भी नहीं चाहिए हमें, तुम अपना क्राउन भी लेके जाओ, अपना काउंसिल तो लेके ही जाओ, अपना क्राउन भी लेके जाओ। तो बात आई थी पूर्ण स्वराज की। पूर्ण स्वराज की बात आई थी, तो वो आपकी आई थी लाहौर सेशन में, जो आपका 1929 में हुआ था, जिसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस कहा जाता है, और उसे चेयर किया जा रहा था जवाहरलाल
नेहरू द्वारा। इस वजह से ये वाला जो सेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे भी काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो अब तक बने हैं। नेक्स्ट सेशन आपका आता है 1931 में और ये आपका सेशन आता है कराची में और ये आपका जो हेल्थ प्रिसाइड किया जाता है वो आपका किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एक तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में रेजोल्यूशन लिया गया था, दूसरा आपका ये इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, और तीसरा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी पेरिस में, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी। फर्स्ट में आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं जाती है, फिर क्या होता है, फिर आपका गांधी इरविन पैक्ट साइन किया जाता है और उसमें गांधी को एज एन रिप्रेजेंटेटिव पेरिस भेजा जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, एज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव उनको वहाँ भेजा जाता है। तो उसके लिए मनाया गया था कब? इस सेशन में, कराची सेशन में, गांधी इरविन पैक्ट के बाद गांधी जी को जो है वो मनाया जाता है या फोर्स किया जाता है कि आप जाओ इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करो, एज एन रिप्रेजेंटेटिव आप रिप्रेजेंट करो कहाँ पे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे वहाँ जाकर। और इस टाइम पे जो है आपकी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी चल रही थी, बट गांधी इरविन पैक्ट के दौरान उसको होल्ड पे डाल दिया गया था। ऑल्दो सेकेंड जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी को लगा या कांग्रेस को लगा, कांग्रेस लीडर्स को लगा कि हमारी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो रही है, तो उन्होंने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो शुरू कर दिया था। तो ये आपका कराची सेशन इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपके कुछ ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हैं जस्ट इन वन वर्ड। तो अगर हम देखते हैं 1936 का, तो वो फर्स्ट ऐसा सेशन है जो आपका रूरल एरिया में हुआ था। ऑल्दो जो बाकी सेशन होते थे वो आपके मतलब टाउन लेवल में होते थे या अर्बन एरियाज़ में होते थे, बट ये आपका विलेज में हुआ था, फैज़पुर विलेज में हुआ था जो आपके महाराष्ट्र में है, वहाँ पे ये हुआ था। ये इसलिए हुआ था कि हमें क्या करना है, हमें इनको भी टारगेट करना है, किनको? रूरल जो पॉपुलेशन है उनको भी टारगेट करना है। तो वो आपका चेयर किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही। नेक्स्ट आपका होता है 1939 का त्रिपुरी में, और वो आपका चेयर किया गया था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। पक्का सुभाष चंद्र बोस? नहीं, ये इन्होंने सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट होके आए थे, बट जो ये सेशन था ये पूरा चेयर प्रेसिडेंट जो 1 साल के रहे थे वो आपके रहे थे राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करते हैं ना त्रिपुरी सेशन की, तो इसकी बहुत अच्छी सी फनी सी स्टोरी है। फनी इन द सेंस की बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। स्टोरी क्या है कि यहाँ पे क्या हुआ था, क्या कह सकते हैं उन्हें, पार्टिसिपेंट्स जो थे उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया था कि हमें इलेक्शन, जो भी इलेक्शन होते थे इनके, उसके लिए नॉमिनेट किए गए थे। कौन कौन थे? पटाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस। पटाभी सीतारमैया को कौन सपोर्ट कर रहे थे? एम.के. गांधी या महात्मा गांधी जो थे वो उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जो है वो जीत जाते हैं इलेक्शन और पटाभी सीतारमैया हार जाते हैं। अब गांधी जी ने क्या किया, अपना विक्टिम कार्ड खेल दिया और कह दिया कि ये तुम्हारी हार नहीं है वीर, ये मेरी हार है। वैसे करके उन्होंने कह दिया, ये ज़्यादा ड्रामेटिक हो गया, बट वैसे करके उन्होंने कह दिया कि ये तुम्हारी हार नहीं है, ये मेरी हार है। तो अब सुभाष चंद्र बोस जी को तो बुरा लग गया कि यार ऐसे थोड़ी होगा, ऐसे थोड़ी मैं प्रिसाइड करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, रिज़ाइन कर दिया प्रेसिडेंटशिप से कि हम रिज़ाइन कर देंगे। अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, अब इन्होंने थोड़ी बनाना था उनको कि अब तो ये रिज़ाइन करके थोड़ी मैं बनाऊँगा। तो उस टाइम पे बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी, उनको बनाया गया था। और फिर बात हुई थी कि सुभाष चंद्र बोस ने जो वहाँ से तो रिज़ाइन कर दिया, बट उन्होंने क्या किया, कांग्रेस में ही रहकर, कांग्रेस के अंडर ही फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक पार्टी इस्टेब्लिश कर दी। अब फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी तो उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी, उनके लिए उनको और क्रिटिसाइज़ किया गया, और क्रिटिसाइज़ कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड ब्लॉक जो कांग्रेस से ही है वही उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। इवन उन्होंने कहा है, गांधी जी से जब उनकी आखिरी वार्तालाप हुई तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों का रास्ता मंजिल एक है, बट हम लोगों के रास्ते अलग अलग हैं। मतलब हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, फ्रीडम ही चाहिए, आप इस वे में ले लो, मैं इस वे में ट्राई करता हूँ। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी वैसे वैसे करके उन्होंने बनाई थी। तो इस सेशन की ये कहानी रही। ये वाला सेशन 1946 का मेरठ में जो सेशन हुआ था, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से पहले वाला लास्ट सेशन था और ये आचार्य कृपलानी द्वारा जो है वो चेयर किया गया था। इस वजह से आपका मेरठ वाला भी इम्पॉर्टेंट होता है, जस्ट हमें लुक आफ्टर करना है इसके लिए। नेक्स्ट आपका होता है 1948 में, वो सेशन आपका फर्स्ट सेशन था आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि जयपुर में हुआ था और उसको किसने चेयर किया था? पटाभी सीतारमैया, वही पटाभी सीतारमैया, महात्मा गांधी के
जिनको महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेशंस रहते हैं। आई होप आपको ऐसी छोटी छोटी वीडियोस जो है वो काफ़ी अच्छी लगी हो और आई होप ये इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको ऐसी और टॉपिक्स के बारे में भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उस पर आपको ज़रूर अवेलेबल करवाएंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।